हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सेल्स क्लासेस में आप सभी को स्वागत। दोस्तों, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, यह बाल विकास यानी सीटीपी के जूनियर सेक्शन का पार्ट है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करा रहे हैं। जो ये तीसरा पार्ट है दोस्तों, ठीक है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रहा है दोस्तों, जो अभी तक स्टार्टिंग से जब से सीटेट स्टार्ट हुआ है और तब से लास्ट ईयर तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सीटेट सीडीपी में जूनियर सेक्शन में, वो सभी में आज आपके लिए तीसरे पार्ट में भी लेके आया हूं। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले सीटेट एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं सीधे हम लोग प्रश्न की ओर, देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। पहला गत्यात्मकता, दूसरा स्थित, तीसरा प्राथमिक, चौथा गौड़। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन आपका स्थित जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वंशानुक्रम या आनुवांशिक गुण प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता से प्राप्त होता है, जो कि स्थिर होता है। दोस्तों, वातावरणीय प्रभाव से इन गुणों को दिशा व दशा मिलती है, इसलिए वातावरण सामाजिक संरचना का गत्यात्मक पहलू है, जबकि वंशानुक्रम स्थिर पहलू है। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए एवं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। पहला ऑप्शन तार्किक गणितीय बुद्धि, दूसरा प्राकृतिक बुद्धि, तीसरा भाषिक बुद्धि, चौथा स्थानिक बुद्धि। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन आपका प्राकृतिक बुद्धि है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक बहुबुद्धि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। सीखने का आकलन और अनुदेशन के बीच के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। पहला का अंतर, दूसरा का भिन्नता, तीसरा के लिए संबंधों, चौथा के लिए अंतर। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन के लिए संबंधों। दोस्तों, सीखने के लिए आकलन को निर्माणात्मक आकलन भी कहा जाता है। इस प्रकार के आकलन का मुख्य प्रयोजन छात्रों को वह रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम बनाना है जो उन्हें बेहतर सीखने और प्रभावी प्रगति में उनकी मदद करने में सहायक हो। दोस्तों, यह खासतौर पर शिक्षक द्वारा दी जाती है, इसलिए सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक समावेशित विद्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर मनन करता है। पहला, क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं। दूसरा, क्या हम विशेष बलों को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं। तीसरा, क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां अपनाते हैं। चौथा देखिए, क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं। दोस्तों बताना है दोस्तों इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इसमें आपका दूसरा ऑप्शन, क्या हम विशेष बलों को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग कर सकते हैं, यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, एक समावेशी विद्यालय यह नहीं देखता कि हम विशेष बालों को बेहतर देखभाल, बेहतर शिक्षा या सुविधा आदि उपलब्ध कराते हैं ताकि सामान्य से अलग वे दिखें। दोस्तों, बल्कि यह होना चाहिए कि विद्यालय हमेशा यह ध्यान रखता है कि वह शिक्षार्थी की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उन्हें प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करा रहा है अथवा नहीं, यह देखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से दूसरा ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है। पहला, परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर रहती है जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। दूसरा, व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित हैं। तीसरा, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव है।
परिवर्तनशील है। चौथा, भारत सरकार की विभेदात्मकता, क्षतिपूर्वकता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों राइट आंसर आपका इसमें तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मानवीय विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका के संदर्भ में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्ष तापीय प्रभाव परिवर्तनशील है, अतः यह कथन बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है। पहला प्रकृति, दूसरा पोषण, तीसरा अनुकूलन, चौथा पाठ संशोधन। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन आपका पोषण जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। दोस्तों अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। इन्होंने इस प्रकार के अधिगम में बालक सामाजिक व्यवहारों को सीखता है या बताया, दूसरों के व्यवहारों को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करना, व्यवहार को अपने जीवन में उतारना एवं समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार को धारण करना और अमान्य व्यवहारों को त्यागना सामाजिक अधिगम के अंतर्गत आता है। इस हिसाब से दूसरा ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा पोषण। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन हो गया दोस्तों। सातवां देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष में अध्यापिका करेगी। पहला, अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करना। दूसरा, वह अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करना और तब बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देना। तीसरा, इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हों। चौथा, मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करना और बाद में शिक्षार्थियों का उनकी सजगता के लिए आकलन करना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो सकें। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष में अध्यापिका इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करे जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो, क्योंकि स्वप्रेरणा से आदर्श अधिगम की स्थिति प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जो बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीतिक शायद अधिक समय तक काम ना करे, क्योंकि पहला, यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकता है। दूसरा, पुस्तकालय में बहुत अधिक पुस्तकों को खरीदने की आवश्यकता होगी। तीसरा, जब अधिक संख्या में बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे तो बड़ी मात्रा में प्रमाण पत्र देने होंगे। चौथा, पुस्तकों को पढ़ना बच्चों को उनके गृह कार्य को पूरा करने में बाधा डालेगा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों पहला ऑप्शन आपका, यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकता है, यह आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यदि बच्चे प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकें पढ़ते हैं तो यह बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकता है और इससे वे सीख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रमाण पत्र देना बाह्य पुनर्पठन है, जबकि बच्चे यदि आंतरिक पुनर्पठन से प्रेरित होकर पुस्तकें पढ़ते हैं तो उसमें रुचि लेकर ध्यानपूर्वक पढ़ने जो अधिगम को स्थायित्व प्रदान करेगा, यह इनके लिए लाभकर साबित होगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है। पहला, दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। दूसरा, सामाजिक संविदा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं, वह अच्छा है या बुरा। तीसरा, अच्छा लड़का व अच्छा लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। चौथा, नियम और आदेश अभिविन्यास मानवाधिकारों के मूल्यों के आधार पर नैतिक सिद्धांतों स्वयं चुने जाते हैं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन आपका, सामाजिक संविदा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं, वह एक अच्छा है या बुरा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है दोस्तों, किसी भी समाज का एक निश्चित मानदंड होता है दोस्तों, जिससे उसके सभी कार्य निर्देशित व संचालित होते हैं, जिसमें समाज
उन्हीं कार्यों को अच्छा मानता है जो उसके मानदंडों पर खरा उतरता है। इसलिए सामाजिक संविदा विन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम को निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा है। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो पहला उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, दूसरा उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, करने के उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं, तीसरा प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं, चौथा उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विभिन्न विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों चौथा ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विभिन्न विचारों में व्यस्त रखने के अवसर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के लक्षणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और सूचियों की बहुरूपता में सामान्य बालकों से बहुत श्रेष्ठ होते हैं। वे ऐसे वर्गों को सामान्य शिक्षा के साथ साथ ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए जो उनके चिंतन को प्रेरित करे और उन्हें विभिन्न विचारों में व्यस्त रहने के अवसर भी प्रदान करे, ताकि वे अपनी विशेष योग्यताओं के कारण अधिक ज्ञान का आयोजन कर सकें एवं समाज में अपना योगदान दे सकें। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से चौथा ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। पहला समूह की पहचान का, दूसरा समूह आज्ञाकारिता का, तीसरा समूह निर्देशन अनुपालन का, चौथा समूह की अनुरूपता का। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसमें आपका चौथा ऑप्शन समूह की अनुरूपता का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, यदि आप एक शिक्षक के समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप समूह की अनुरूपता का प्रदर्शन कर रहे होते हैं, अर्थात आप अपने आपको उस समूह में समायोजित करने के लिए समूह के नियमों, विधियों, मूल्यों आदि को आत्मसात करते हैं और उस समय समूह के अनुरूप को अपना समाजीकरण करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचना क्या है। पहला, लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है। दूसरा, यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। तीसरा, कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। चौथा, लड़कियों की तुलना में लड़कों को शैक्षिक क्षमता काफी अधिक होती है। तो दोस्तों यह जो है आपका यह प्रश्न जो है अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है। यह प्रश्न दोस्तों दूसरा ऑप्शन आपका यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से दूसरा ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अनेक अध्ययनों से यह पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है, क्योंकि एक शिक्षक को किसी लिंग विशेष के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने से बचना चाहिए और उसे पारस्परिक लैंगिक भूमिकाओं के से ऊपर उठकर शिक्षण व्यवहार का अपना प्रदर्शन करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। आज की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।